नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक विजन एआई में, जहां मिलती हैं एआई से बनी जबरदस्त कहानियां। और ये कहानी है गांव तुलसीपुर की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी, पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को सुकून से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरि प्रसाद, जिसे सब फूफा कहकर बुलाते थे, हरि प्रसाद तुलसीपुर गांव में नवासा पर रहता था। इस कारण गांव के सभी लोग उसे फूफा कहकर बुलाते थे। हरिराम अपने खेत पर जाने के लिए तैयार था। अरे कलावती, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अरे जी, और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिराम को कोई आवाज लगाता है। अरे फूफा, आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो, अंगद भी आ गया। अरे आया अंगद, वहीं रुक। फिर हरिराम घर के बाहर आता है और अंगद के साथ खेत की ओर जाने लगता है। फिर खेत में पहुंचकर दोनों लोग काम करने लगते हैं। शाम तक काम करने के बाद वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। अरे भाई अंगद, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। अरे फूफा, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं, थकावट और गर्मी अब ज्यादा तो लगेगी ही आपको। अरे क्या बात करता है तू, अभी तो तेरे जैसे दो के लिए मैं तो अकेला ही काफी हूँ। फूफा की ये बातें सुनकर अंगद हंसने लगता है। ऐसे ही सब गांव वालों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि उसी रात गांव वालों की सुकून की नींद छीनने वाली थी। कोई गांव के किसान बिरजू के घर पर निगरानी कर रहा था कि तभी बिरजू को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे घर के ऊपर से कुछ गुजरा हो। अंजलि, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? कैसा आवाज जी? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे आपको बहम हो रहा होगा, बिल्ली होगी, आप सो जाइए। अंजलि के बात सुनकर बिरजू ज्यादा गौर नहीं करता और दोनों लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो बिरजू का पड़ोसी विलास जोर जोर से रो रहा होता है। हे राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की कमाई कोई चुरा के ले गया। विलास की रोने की आवाज सुनकर बिरजू उसके पास आता है और विलास से पूछता है, क्या हुआ विलास भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बिरजू भाई, कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था। फसल की सारी जमा पूंजी कोई चुरा के ले गया। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे रात को ही शक हो रहा था। न जाने छत के ऊपर कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छत के ऊपर घूम रहा है, लेकिन मैं बहम समझकर सो गया। तुलसीपुर गांव में पहली बार चोरी हुई थी, वो भी बिना किसी हलचल और सबूत के। चलो विलास मुखिया जी के पास चलते हैं, वही कोई हल निकालेंगे। बिरजू विलास को लेकर मुखिया के घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें हरिराम फूफा और अंगद मिलते हैं। अरे अंगद, मुंह लटकाए हुए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? फूफा, हम लोग मुखिया जी के पास जा रहे हैं। मगर क्यों और क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है तुम्हारे? चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। वो दोनों सारी बात हरिराम को बताते हैं। क्या कहा? हमारे गांव तुलसीपुर में चोरी? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गंभीर मामला है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंगद, तुम खेतों की ओर निकलो, मैं मुखिया जी से मिलकर आता हूँ। फिर वो तीनों मुखिया जी की घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे लेखपाल साहब, उस हरपाल की जमीन का क्या लफड़ा चल रहा है? सुना है मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दोनों भाइयों में खूब जमकर लड़ाई हुई है। मुखिया जी हरिपाल के पिताजी ने मरते वक्त सब जमीन हरपाल के नाम कर दिया था। श्रीपाल को कुछ नहीं दिया, इसीलिए दोनों भाइयों में लफड़ा चल रहा है। श्रीपाल कहता है कि जमीन पर मेरा भी अधिकार है। पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सर जमीन तुम्हें दे दिए और मुझे कुछ नहीं दिए। बस इसी को लेकर उन दोनों के बीच में लफड़ा चलता रहता है।
तभी तीनों लोग मुखिया जी के पास पहुंच जाते हैं। राम राम मुखिया जी, बड़ी परेशानी लेकर आया हूँ। क्या परेशानी है विलास, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरे घर में रात को चोरी हो गई। मेरी फसल की सारी कमाई सब कुछ लेकर चला गया। घर में 1 रुपया भी नहीं छोड़ा किसी ने। क्या कहा? हमारे गांव में चोरी? जी मुखिया जी, विलास बिल्कुल सत्य कह रहा है। बिरजू कह रहा था कि मुझे रात में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई चीज छत के ऊपर से गुजरी हो। धीरे धीरे सब गांव वाले मुखिया जी के घर पर उपस्थित होने लगते हैं और सब लोग इस अजीब तरह की चोरी को देखकर हैरान थे। कोई कहता है कि हमारे गांव में चोर कैसे घुस आए। कोई कहता है ये तो कोई जादू टोना लग रहा है। ऐसा चोर तो हमने कभी नहीं देखा। न पांव के निशान, न दरवाजा टूटा, न कोई सबूत छोड़ा और ना ही उसे किसी कुत्ते ने भौंका। मुझे तो लगता है ऊपर से उड़कर आया है। मुखिया जी, यह कोई चोर का काम नहीं है। मुझे लगता है कि अपने गांव में भूत का साया हो गया है। उसी ने विलास का सारा पैसा चुरा के ले गया। मजाक मत करो सुखराम काका, हमारे गांव में भूत कैसे आ गया? नहीं मुखिया जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये चोर का काम नहीं है। अगर चोर होता तो उसकी कोई न कोई निशानी जरूर होती। एक काम करो, आज सब लोग पहरा देंगे। हमें पता लगाना होगा कि आखिर कि ये चोर का काम है या किसी और का काम है। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा जो भी होगा वो। रात होती है तो सब गांव वाले अपने घर के पास पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे जमाने में चोर लाठी से डरते थे, अब तो बंदूक से भी नहीं भागते हैं। अब के चोर होशियार हो गए हैं चाचा, इसलिए अब वो काबू में नहीं आते। हंसी मजाक बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटेगी, इसलिए हमें चोर को पकड़ना ही होगा। मुखिया जी, मैं और फूफा गांव के पश्चिम की ओर खेतों की निगरानी करेंगे। गांव के लोग अलग अलग जगह पर पहरा देते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। विष्णु शिव से कहता है, अरे विष्णु भाई, कहीं कुछ देखा कि नहीं? बहुत नींद आ रही है। अभी तो कुछ नहीं देखा, लेकिन ढूंढते रहो। तभी उनके ऊपर किसी चीज के गुजरने की आवाज आती है। अरे शिव, सुना तुमने? मुझे कुछ आवाज आई है। वो देखो, ऊपर कुछ उड़ रहा है। आवाज सुनाई दे रही है ना, लेकिन पंख नहीं दिख रहे हैं इसके। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? धत तेरी की बुड़बक, चुड़ैल नहीं बे, ये शहर वालों की उड़ती हुई मशीन है। हाँ भाई, सुबह होते ही मुखिया जी को बताएंगे इसके बारे में। ड्रोन एक झोपड़ी के ऊपर रुकता है और फिर तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होती है तो विष्णु और शिव दौड़ते हुए मुखिया जी के घर पर आते हैं। तुम दोनों को क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? मुखिया जी, वो हमने देखा। वो उड़ता हुआ कुछ था। कोई परिंदा नहीं, कोई मशीन जैसा यंत्र था। अरे तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। पता नहीं क्या था मुखिया जी, अंधेरे के कारण साफ दिखा नहीं, पर बिना पंख के उड़ता है और सीधा एक झोपड़ी के ऊपर रुका और फिर अचानक से गायब हो गया। तो ये बात है, शायद उस यंत्र से हमारे गांव पर कोई निगरानी करता है और चोरी भी कोई इंसान ही करता है। वो यंत्र उड़ाकर हमें सिर्फ बहम में डालता है। पर गांव में ऐसा यंत्र कौन लाएगा? ये तो कोई गांव वाले का काम नहीं लगता। इसका मतलब कोई बाहरी है और पढ़ा लिखा, जिसे तकनीक का समझ है। जी मुखिया जी। हाँ, चलो इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन मुखिया जी दोबारा पंचायत करते हैं। कुछ लोग चिंतित बैठे हैं, कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे और चोरी की खबर दिन ब दिन फैलती जा रही थी। बिना ताला टूटे, बिना कोई निशान, लगता है कोई भूत पिशाच है। अरे भाई, मेरी बीवी कह रही थी कि रात में आंगन में चमकती हुई रोशनी दिखी और चांद नहीं था वो। कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन, कब और कैसे करता है ये सब।
लगता है बड़ा शातिर दिमाग वाला है। रात में वो ड्रोन एक और घर के ऊपर आता है और उस घर में भी चोरी हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह सब लोग उसी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे हद हो गई अब तो। ना कुछ दिखता है, ना कोई आवाज, सब कुछ गायब। काका, आपको याद है बिरजू बता रहा था कि उसके छत के ऊपर से कुछ गुजरा था। हाँ, पर अब तो रोज किसी न किसी घर से कुछ न कुछ गायब हो रहा है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गांव वालों के इतना पहरा देने के बाद भी चोरी नहीं रुकती है और ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगले दिन गांव में एक बैलगाड़ी आती है। उसमें से युवराज नाम का एक युवक उतरता है जो हरिराम का पोता होता है। कितना बदल गया है गांव, पर मिट्टी की खुशबू आज भी वही। दादाजी देखो, मैं आ गया। बेटा, तू अचानक आ गया, खबर भी नहीं दिया। दादाजी कॉलेज की छुट्टियां भी थीं, तो हमने सोचा चलो अपने गांव घुमाए और दादा दादी से भी मिलाए। अरे बेटा, आने से पहले बता देता तो तेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर रख देती। कोई बात नहीं दादी, आपके हाथ का बना अचार रोटी भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है दादी। सुन बेटा, गांव में आजकल बहुत गड़बड़ माहौल है। कोई चोरी कर रहा है, वो भी इस तरह की कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। चोरी? और वो भी कोई कुछ देख नहीं पाया? कुछ लोग कहते हैं गांव में अजीब सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई यंत्र हम पर निगरानी कर रहा हो। अब हम तो ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, इन यंत्रों की समझ हमारे अंदर कहाँ है। रात हो जाती है और युवराज घर के बाहर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी वह ड्रोन उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। युवराज देख लेता है कि वो ड्रोन जंगल की ओर जा रहा होता है और फिर युवराज भागकर विलास और बिरजू के पास जाता है। आप दोनों अब मेरे साथ चलिए, अब चोर को पकड़ने का वक्त आ चुका है। तीनों जंगल की ओर दौड़ते हैं। वो तीनों लोग अलग अलग रास्ते से जंगल की ओर जाते हैं। जंगल के बीचों बीच आकर देखते हैं एक पेड़ के नीचे दो आदमी खड़े हैं, जिनमें से एक के हाथ में ड्रोन कंट्रोल मशीन है। देरी ना करते हुए युवराज उन दोनों को दबोच लेता है। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद गांव में अगली सुबह पंचायत होती है। अच्छा, तो ये है असली चाल। एक ने ड्रोन से निगरानी की और दूसरा छुप छुप जाकर चोरी करता रहा। अरे मुखिया जी, पहले तो लाठी और लालटेन ही काफी थे, अब मोबाइल और इंटरनेट भी रखने पड़ेंगे क्या? पूरा टेक्नोलॉजी तो सीखना पड़ेगा दद्दू, मैं आपको सब सिखा दूंगा। हरिराम जी, अब लाठी से नहीं, वाईफाई से निगरानी करनी होगी।